सुबह सवेरे स्पॉन्सर्ड बाय फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट। फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट भारत और ब्रिटेन में स्थित विश्व प्रसिद्ध संस्थान आपके लिए ग्लोबल सीए पाठ्यक्रम लाता है। बैंकों के प्रमुख द्वारा स्थापित संस्थान अपने प्रशिक्षित पेशेवरों के नौकरी प्लेसमेंट की गारंटी देता है। शुरुआत में आपने जिस 15 सेकंड के एक विज्ञापन को देखा वो फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट का है। उन्होंने स्वतंत्र पत्रकारिता को समर्थन देने के लिए हमारे कार्यक्रम सुबह सवेरे को स्पॉन्सर किया है। डिटेल क्या कुछ है या फिर क्या कुछ इनका तरीका है पढ़ाने का, इन्होंने अपने विज्ञापन में लिख दिया है। एक बार फिर से उनका धन्यवाद। अब अपने कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन का सुबह सवेरे कार्यक्रम देख रहे हैं। ये वो कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक बिहार के 5 प्रमुख खबर को पहुंचाते हैं। पहली खबर, आरजेडी के सबसे बड़े नेता माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह का कल 74 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि रघुवंश प्रसाद आरजेडी के मार्गदर्शक थे। रघुवंश प्रसाद सिंह पिछले कई दिनों से लगातार बीमार चलते आ रहे थे। पहले कोरोना से संक्रमित हुए, बाद में ठीक भी हुए, फिर उनकी स्थिति बिगड़ गई और उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया। रघुवंश साहब दिल्ली के एम्स में वेंटिलेटर पर भर्ती थे। पिछले कुछ दिनों से काफी नाराज भी चल रहे थे क्योंकि स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर जिस आरजेडी का गठन किया था, उसी पार्टी में पिछले कुछ दिनों से रघुवंश प्रसाद सिंह को लग रहा था कि लालू के नहीं होने की वजह से आरजेडी के नेता उन्हें वैल्यू नहीं दे रहे हैं। दुखी होने की वजह यह भी थी कि आरजेडी के नए उभरते नेता रघुवंश के विरोधी रमा सिंह को पार्टी में शामिल करना चाहते थे, वो भी रघुवंश साहब की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए। तेज प्रताप यादव ने पिछले कुछ दिनों में कुछ उनके लिए अटपटा भी कहा था और इससे भी रघुवंश काफी नाराज चल रहे थे और यही सब वजह बना कि रघुवंश ने आईसीयू में भर्ती होने के बावजूद निधन के 3 दिन पहले अपनी खुद की हैंडराइटिंग में एक चिट्ठी लिखी आरजेडी के अध्यक्ष के नाम पर और इस चिट्ठी के माध्यम से रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस चिट्ठी को स्वीकार नहीं किया गया था और लालू प्रसाद रघुवंश साहब के इस्तीफे से नाखुश थे क्योंकि लालू अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोना नहीं चाहते थे। इनकी दोस्ती की मिसाल दूं तो लोग ये कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के मन के बात को भी बिना बोले जान जाते थे, यानी लालू या रघुवंश क्या सोच रहे हैं वो एक दूसरे को बिना बताए ही मालूम चल जाता था। रघुवंश साहब लालू प्रसाद यादव और जेपी आंदोलन से पहले राजनीति में सक्रिय हो गए थे, लेकिन शायद कुछ लोगों को पता ये नहीं है कि रघुवंश साहब ने मैथ में पीएचडी किया था और इसके साथ ही रघुवंश प्रसाद सिंह ने सीतामढ़ी के गोयनका कॉलेज में बतौर प्रोफेसर भी विद्यार्थियों को पढ़ा चुके हैं और इसी सीतामढ़ी के गोयनका कॉलेज से रघुवंश साहब की राजनीतिक सफर शुरू हुई। गुजरात के अहमदाबाद में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के मेस फीस को बढ़ा दिया गया था, जिसे लेकर छात्र आंदोलन शुरू हो गया था और इस आंदोलन का नाम था नव निर्माण आंदोलन। आंदोलन इतना प्रभावशाली था कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा था और इसी आंदोलन के बाद भारत के बहुत सारे हिस्सों में छोटे छोटे छात्र आंदोलन शुरू हो गए। एक छात्र आंदोलन सीतामढ़ी के गोयनका कॉलेज में भी शुरू हुआ जिसका नेतृत्व रघुवंश साहब कर रहे थे और यहीं से राजनीतिक सफर का शुरुआत हुआ और इस सफर के दौरान रघुवंश साहब 5 बार विधायक बने और 5 बार सांसद भी बने। शुरुआत में जिस आंदोलन का जिक्र मैंने किया उसी आंदोलन को सपोर्ट करते ही रघुवंश प्रसाद को जेल भी जाना पड़ा। करीब 3 महीने जेल में रहे थे और जेल से बाहर आने के बाद तक स्थिति इतनी बुरी हो चुकी थी कि 2 जून की रोटी भी मिलना संभव नहीं हो रहा था। किराए का घर भी छूट चुका था, इसलिए रघुवंश साहब गोयनका कॉलेज के छात्रावास में छात्रों के साथ रहने चले गए। जेल में रहने तक और जेल से बाहर निकलने के बाद रघुवंश साहब के दिमाग में राजनीति पूरी तरीके से घुस चुका था। धीरे धीरे बिहार के मेन स्ट्रीम राजनीति में भी वो शामिल हो गए। कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तब उनको मंत्रालय भी दिया गया था और यही वो कर्पूरी ठाकुर थे जिनकी शरण में रघुवंश साहब ने राजनीति को सीखा था। कर्पूरी ठाकुर के अकस्मात मृत्यु के बाद लालू यादव ने कर्पूरी ठाकुर के स्थान पर अपना दावा ठोका था और इसमें रघुवंश साहब ने लालू यादव का पूरा समर्थन किया था और 1990 में पहली बार लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू यादव और रघुवंश प्रसाद की दोस्ती और भी गहरी हो गई। 91 में रघुवंश प्रसाद सिंह को विधान परिषद भी भेजा गया था। 95 में बिहार सरकार के
मंत्रिमंडल में रघुवंश प्रसाद सिंह को ऊर्जा मंत्रालय के साथ साथ पुनर्वास मंत्रालय भी दिया गया था। और इसी के साथ रघुवंश प्रसाद लालू प्रसाद यादव के खास बन गए थे। और 97 में जब राष्ट्रीय जनता दल बनी थी उस वक्त आरजेडी के संविधान बनाने वालों में से भी रघुवंश प्रसाद सिंह एक थे। और 97 से लगातार अपने मृत्यु के 3 दिन पहले तक करीब 23 साल तक रघुवंश साहब आरजेडी को थाम कर चलते रहे। और इस्तीफा देने के बाद रघुवंश साहब ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपनी 3 मांगों को रखा था। लोग ये भी आस लगा रहे थे कि रघुवंश साहब नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं, लेकिन अब रघुवंश साहब नहीं रहे। कल शाम 4 बजे उनकी मृत्यु के बाद उन्हें एम्स से नई दिल्ली एयरपोर्ट पर ले जाया गया। उसके बाद 5:30 बजे फ्लाइट से उनके पार्थिव शरीर को पटना लाया गया। एयरपोर्ट से उन्हें 143 MLA कॉलोनी कौटिल्य नगर ले जाया गया। एयरपोर्ट पर रघुवंश प्रसाद सिंह के परिजन पहले से मौजूद थे, लेकिन खबर यह है कि उनके परिजन ने राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को उन्हें श्रद्धांजलि देने से रोक दिया। कौटिल्य नगर में ही उनके पार्थिव शरीर को रात भर ठहराया गया है और आज 9:30 बजे कौटिल्य नगर से उनके पार्थिव शरीर को हाजीपुर लालगंज बाजार होते हुए वैशालीगढ़ ले जाने का कार्यक्रम है। और यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जिसके बाद वहां से पैतृक आवास शाहपुर के लिए यात्रा शुरू होगी और फिर वहीं पर राजकीय सम्मान के साथ रघुवंश बाबू का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि अर्पित किया है। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने भी ट्विटर के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और इन दोनों के साथ ही बिहार के तमाम नेताओं ने रघुवंश साहब को श्रद्धांजलि दी है। और हम भी अपनी पूरी जनता जंक्शन की टीम की तरफ से रघुवंश प्रसाद सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। अब दूसरी खबर, बिहार घूमने आए इंग्लैंड का एक नागरिक माइकल बिहार में फंस गए थे और करीब 170 दिन के बाद बिहार में रहने के बाद कल जब माइकल को इंग्लैंड के लिए रवाना किया गया तब उनकी आंखों में आंसू था। इन 170 दिनों में माइकल को बिहार इतना ज्यादा पसंद आ गया था कि जब उन्हें विदाई दी गई तब वो रो पड़े। माइकल जनता कर्फ्यू के कुछ दिन पहले ही बिहार के भ्रमण पर आए थे और जनता कर्फ्यू के दिन ही पुलिस ने गोपालगंज के अरार मोड़ पर वाहन चेकिंग के दौरान उन्हें रोककर उनसे पूछताछ की थी, जिसके बाद माइकल ने पुलिस से मदद मांगी थी। इसके बाद नगर इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार ने माइकल को सदर अस्पताल में क्वारंटीन सेंटर में रखवाया। अपने क्वारंटीन की अवधि पूरा करने के बाद माइकल जब वहां से बाहर निकले उस वक्त तक पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लग चुका था। इसके बाद प्रशांत कुमार ने उन्हें अपने आवास पर रखा था और करीब 170 दिन के बाद माइकल नगर इंस्पेक्टर प्रशांत के साथ उनके ही आवास पर रहे और कल 170 दिन के बाद माइकल को पुलिस ने उनके घर के लिए यानी इंग्लैंड के लिए उन्हें रवाना कर दिया। माइकल इंग्लैंड के लिवरपूल के निवासी थे। अपने घर लौटते वक्त एक तरफ जहां माइकल काफी खुश थे, वहीं दूसरी तरफ बिहार से जाने का उन्हें दुख भी हो रहा था। लॉकडाउन खत्म होने के बाद माइकल को उनके घर वालों ने एयर टिकट भेजा था और उसी टिकट पर कल माइकल अपने घर के लिए रवाना हो गए। अब तीसरी खबर, राजनीति के हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच खबर ये आई है कि उत्तर बिहार में अब लो वोल्टेज की शिकायत नहीं होगी। खबर के अनुसार करीब 100 करोड़ की लागत से बनने वाली 400 kV डबल सर्किट किशनगंज दरभंगा पारेषण लाइन यानी सप्लाई लाइन का शिलान्यास केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने वर्चुअल माध्यम से किया है और कहा यह गया है कि 100 करोड़ की लागत से बनने वाले प्रोजेक्ट से सहरसा, सुपौल, खगड़िया और बेगूसराय जिले के विद्युत स्थिति में काफी सुधार होगी। और माना यह जा रहा है कि इस परियोजना की वजह से उत्तर बिहार में लो वोल्टेज की समस्या का समाधान हो जाएगा, यानी अब उत्तरी बिहार में आने वाले घरों के बल्ब पूरे वोल्टेज के साथ जलेंगे और बल्ब के डिम होने की शिकायत दूर हो जाएगी। इस कार्यक्रम के अवसर पर पावर ग्रिड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्रीकांत ने सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया और इसी मौके पर जदयू के नेता किशोर कुमार सिंह, अक्षय झा और भी कई विद्युत कर्मी मौजूद थे। लो वोल्टेज की समस्या उत्तर बिहार में काफी ज्यादा है और खास करके बाढ़ बहुल क्षेत्रों में स्थिति और भी खराब है। इसीलिए इस परियोजना को उत्तर बिहार के लिए वरदान माना जा रहा है। अब चौथी खबर, रोष और गतिरोध के बीच एनडीए में जो कलह चल रहा था अब वो शांत हो गया है। अब ये नेताओं की अच्छी बात है या फिर ये अवसरवादी राजनीति का एक उदाहरण है, ये हम आप पर छोड़ रहे हैं और हम खबर की तरफ बढ़ रहे हैं।
खबर यह है कि एनडीए में जो कलह पिछले कुछ दिनों से चल रही थी वो जेपी नड्डा और देवेंद्र फडणवीस के बिहार भ्रमण के बाद समाप्त होने के कगार पर है। इसके साथ ही एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच जो जुबानी जंग चल रही थी उसमें भी अब धीरे धीरे ठंडक आने लगी है। सूत्रों के अनुसार एनडीए में गठबंधन के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत भी हो चुकी है। हालांकि अब तक इस पर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। जेपी नड्डा के इस बिहार दौरे से एनडीए के सभी गतिरोध को दूर करने का प्रयास किया गया है और जिन बातों को लेकर जुबानी जंग चल रही थी उन बातों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया गया है। इसीलिए अब इन लोगों के स्वभाव में नरमी आने भी शुरू हो गई है। कल तक चिराग पासवान नीतीश कुमार को पानी पी पी कर घेर रहे थे, लेकिन आज नीतीश कुमार के साथ चलने को तैयार हैं। वहीं जीतन राम मांझी और लोजपा के बीच जो खींचातानी चल रही थी उसे लेकर भी अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और जीतन राम मांझी चुप रहे। शनिवार को जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और इसी मुलाकात में सीट शेयरिंग पर भी बातचीत हुई थी। इसके बाद जेपी नड्डा ने चिराग पासवान से मुलाकात भी की थी। इस दौरे का निचोड़ ये निकला है कि जेडीयू को एनडीए में बड़े भाई की भूमिका दी गई है और बाकी सभी पार्टियों को जेडीयू के हिसाब से चलने के लिए कहा गया है। इसलिए यह संभव है कि जेडीयू ही बिहार में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को संभालेगी। हालांकि अभी तक कितने सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी ये अब तक एनडीए ने साफ नहीं किया है और आने वाले कुछ समय में हो सकता है कि सभी पार्टियों को अपनी अपनी सीटें दे दी जाए ताकि सब अपने अपने हिसाब से चुनावी तैयारियों में लग सके। अब अंतिम और पांचवी खबर, लगन, प्यार, संघर्ष, इन तीनों की जब बात आती है तब एक नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। वो नाम है बिहार के गया में जन्मे दशरथ मांझी का। दशरथ मांझी ने अपने पत्नी की अकस्मात मृत्यु से आहत होकर उस पहाड़ को काटकर सड़क बनाने का निर्णय लिया था, जिस पहाड़ की वजह से वो अपनी पत्नी को समय पर अस्पताल नहीं ले जा सके और करीब 22 वर्षों तक पहाड़ काटकर उन्होंने अपने पत्नी को श्रद्धांजलि अर्पित किया। लेकिन आज बिहार के उसी गया में एक और 70 साल के बुजुर्ग की बात हो रही है। बुजुर्ग का नाम है लौंगी भुइयां और इस बुजुर्ग ने एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से अब वहां के लोगों को एक बार फिर से दशरथ मांझी साहब की याद आ रही है। लौंगी भुइयां के गांव में पानी की कमी होती थी जिसकी वजह से किसान ज्यादा फसल नहीं उगा पा रहे थे और गांव के बहुत सारे नौजवान गांव से नौकरी के लिए पलायन कर चुके थे। इसी बीच लौंगी भुइयां ने अपनी गांव में पानी लाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने 30 साल तक कड़ी मेहनत करके पहाड़ से गिरने वाले बारिश के पानी को इकट्ठा करके गांव तक लाने का प्रयास किया। करीब 30 साल की मेहनत के बाद इस बुजुर्ग ने पहाड़ काट कर 5 किलोमीटर लंबी एक नहर बना दी, जिसकी वजह से अब पहाड़ और बारिश का पानी नहर से होते हुए गांव के खेतों में जा रहा है और उससे 3 गांव के लोगों को फायदा हो रहा है। लौंगी भुइयां अपने बेटे, बहू और पत्नी के साथ रहते हैं। उनके परिवार ने उन्हें खूब मना किया, लेकिन उनके अंदर के जज्बे ने आज 30 साल बाद पहाड़ काटकर 5 किलोमीटर का एक नहर बना दिया, जिसकी वजह से आज गांव में लोगों की जो पानी की दिक्कत थी उस दिक्कत से वहां के लोगों को छुटकारा मिल गया और आज उनका नाम देश के बड़े बड़े लोगों के जुबान पर है और हर कोई उनके जज्बे को सलाम कर रहा है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम अमन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।